स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह और सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही। बच्चों, हम समकालीन विश्व राजनीति, हमारी नागरिक शास्त्र की जो पहली पुस्तक है, इसके अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, आज हम इसकी बुक रीडिंग करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, पाठ को किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पर परिचय है पाठ का। ये अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठ का प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है। इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा। समर स्थली का तात्पर्य यहाँ पर है जो उनके युद्ध स्थल थे, कहाँ कहाँ उनके युद्ध चल रहे थे। इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस प्रकार इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया वह कैसे इन दोनों शक्तिशाली राष्ट्रों को कहीं न कहीं एक प्रकार चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की भी चर्चा इस अध्याय में की जाएगी। इसके साथ साथ कि किस तरह इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। किसके द्वारा? गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा, जो उन्होंने प्रयास किए कि कैसे इन दोनों से अलग रहा जाए और अपने आप को उन्होंने एक आर्थिक विकास की तरफ मोड़ा और स्वतंत्रता भी प्राप्त की। इसके बारे में भी हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। बच्चों, यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। हम इसके बारे में भी इस पाठ में चर्चा करेंगे। बच्चों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपकी पुस्तक में दो चित्र दिए गए हैं। यह दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय होता है। एक तरफ आपको अमेरिका का झंडा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय था, और दूसरा है समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करता हुआ एक फ्लैग। यहाँ पर जो आप पहले बिंदु पर देख रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहरा रहे हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहरा रहे हैं। ये जो दोनों चित्र हैं बच्चों, ये रोसेनथाल द एसोसिएट प्रेस से, और चित्र दूसरा येवगेनी खल्देई यानी ताश में, जो ताश नामक स्थान वहां से सवार ये प्रस्तुत किए गए। इन चित्रों का बच्चों महत्व है। ये चित्र यहाँ पर ऐसे ही नहीं प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यह चित्र जो है, ये जो फ्लैग है, यहाँ पर थोड़ी आप देखेंगे तो फोटो में जो आपको ये चित्र जो आपको दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पर युद्ध की विभीषिका है, कैसे बिल्डिंग जो है वो निशान है उन पर फायरिंग के, आग लगने के, कैसे यहाँ पर कांच वगैरह उनकी पूरी छतें टूटी पड़ी हैं। ये जो विभीषिका है उस समय, वो उन चीजों को दर्शाता है। बच्चों, शुरुआत करते हैं बच्चों आपके चित्र से यहाँ पर कि हम दुनिया की सैर कर रहे हैं। ऐसी जगहों पर जाना जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं सचमुच मजेदार होगा। ये आपका एक कार्टून बच्चों दिया गया है। यहाँ पर यह कार्टून हमें यह इंगित करता है कि विश्व में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनको हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, हम वहां तक जा नहीं पाते हैं। वास्तव में अगर वहां पर जा करके देखा जाए, उन निशानियों को, उन प्रतीकों को, उन चिन्हों को, जो एक अपने आप में अलग कहानी कहते हैं, वो अपने आप में एक अद्वितीय बात होगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक एरोप्लेन का चित्र बना है और ये इंगित किया जा रहा है कि यदि हम वहां पर जा करके देखें तो कितना अच्छा रहेगा। बच्चों, यहाँ पर जो शुरुआत होती है
क्यूबा का मिसाइल संकट, पहली हेडिंग है आपकी। सन 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। अब थोड़ी अगर हम इस चीज को समझें कि कैसे, तो हमें क्यूबा के नक्शे पर जाना होगा कि क्यूबा किस जगह पर है। आपकी पुस्तक में यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है लाल कलर का, एक दूसरा वृत्त बना है और एक तीसरा वृत्त बना हुआ है। बच्चों, यह बीच में जो है क्यूबा देश है। यहाँ पर सोवियत संघ के द्वारा मिसाइलें तैनात की गई और यह दर्शा रहा है कि अमेरिका के किन किन क्षेत्रों पर इन मिसाइल के आक्रमण हो सकते हैं या इस मिसाइल के रेंज में कौन कौन से उनके क्षेत्र आ सकते हैं। इसको बच्चों, यह है सैटेलाइट मैप क्यूबा का। यहाँ पर ये जो स्थान है यह है आपका क्यूबा, हमारा ये स्थान। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है क्यूबा। मैं इसको अब मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब देखिएगा आप, जब हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो ये रहा यहाँ पर क्यूबा आपका। अभी भी क्यूबा का नाम यहाँ पर बच्चों शो हो रहा है। अब अगर हम इस नक्शे को घुमाएं थोड़ा, ये आपका अमेरिका का हिस्सा है और यहाँ पर भी ये पूरा, ये मान लो आपका क्यूबा है बीच में इस जगह पर। अब यह जो देश है ये सोवियत संघ के साथ में था। थोड़ी और इसको मिनिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करने के बाद में इसको थोड़ी मैप के रूप में लाते हैं। अब यहाँ देखना बच्चों कि ये आपका रहा क्यूबा राज्य। और अब यदि कहें कि ये रूस कहाँ है तो आपको सोवियत संघ कहाँ है, तो हम उसको देखने के लिए थोड़ा सा इसको मैप को ऐसे, ये यहाँ पर नाम आपको देख रहा है रसिया। रसिया जो है ये एक समाजवादी देश था और क्यूबा जो यहाँ पर है, रसिया और क्यूबा इसलिए साथ रहे कि दोनों की एक तो विचारधारा एक जैसी थी। रसिया ने क्यूबा को मदद इसलिए दी कि अगर रसिया यहाँ से अमेरिका के ऊपर आक्रमण करना चाहे तो उसको काफी लंबी रेंज की मिसाइलों की आवश्यकता होगी और उस समय तक इतनी रेंज की लंबी मिसाइलें जो है, इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें उस समय नहीं थी। तो इसीलिए रसिया जो है या सोवियत संघ जो है वह क्यूबा की मदद कर रहा था और यहाँ पर अपना मिसाइल बेस बनाता है। और इस तरह से जब यहाँ पर मिसाइल बेस बना लेता है तो पूरा यूनाइटेड स्टेट और इसके साथ में ये पूरा भूभाग जो है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, यह मिसाइल के रेंज में आ जाता है और इस तरह से सोवियत संघ अपना दबदबा यहाँ पर कायम करने का प्रयास करता है। बच्चों, देखा जाए तो इतना ही नहीं है कि सिर्फ रसिया ही या सोवियत संघ ही ऐसा कार्य कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका भी कहीं ना कहीं इटली है इनकी सहायता से पूरे रसिया को कवर करने की कोशिश कर रहा था कि जो रसिया के देश हैं या सोवियत संघ के देश हैं वो यहाँ से, ये जो इटली है, अब आप यहाँ पर आके देखिएगा, ये रहा इटली, इस जगह से पूरा रसिया, अधिकतम रसिया के क्षेत्र को वो कवर कर सके या सोवियत संघ के क्षेत्र को बच्चों कवर कर सके। इस तरह से ये प्रयास चल रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप इस नक्शे के द्वारा क्यूबा
में जो मिसाइल बेस बनाए गए या जो वहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात की गई, उनके महत्व को आप समझ पाएंगे। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमरीकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ निश्चय थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। अब घटनाएं देखिए बच्चों कि यहां पर सोवियत संघ क्यूबा में परमाणु मिसाइलें अपनी तैनात करता है और साथ ही ये जो भी आपको घेरा यहां पर दिख रहा है, ये जो यहाँ पर समुद्र का भूभाग है, यहाँ पर सोवियत संघ अपने जो पनडुब्बियां हैं या युद्धपोत हैं उनको भी धीरे धीरे लगा रहा था। अमेरिका ने भी अपने युद्धपोतों को वहां पर उतार दिया, इसलिए उतारा जंगी जहाजों को ताकि एक सोवियत संघ को चुनौती मिल सके कि यदि आप यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी करेंगे तो हम लड़ने के लिए आपसे तैयार हैं। बच्चों याद रखना कि लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपनी अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का मौका दे रहे हैं कि हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम तुमसे युद्ध कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अगर मान लीजिए कि अगर दोनों के बीच में युद्ध हो जाता तो दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश थे और जो उसकी विभीषिका होती वह द्वितीय विश्व युद्ध की तरह होती, जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बमों को गिराने के बाद आप वहां पर देखते हैं कि कैसे विध्वंस हुआ, वही फिर चीज प्रारंभ हो जाती। इसको लेकर के सभी देश कहीं ना कहीं परेशान थे। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। यहां पर बहुत अच्छा बिंदु कहा गया है कि विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी रखने वाली एक प्रक्रिया भी थी। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिद्वंदता समाजवाद और साम्यवाद के लिए थी। हम इनके बारे में बच्चों कक्षा 12 में काफी कुछ अध्ययन करके आ चुके हैं कि पूंजीवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है। अगला जो बिंदु है बच्चों वो है आपका शीत युद्ध क्या। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहीं से प्रारंभ होता है कि शीत युद्ध
क्या है? दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जो दूसरा विश्व युद्ध था बच्चों, कब से कब तक चला? सन 1939 से लेकर के सन 1945 ईस्वी तक चला। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसकी समाप्ति हुई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। वहीं ध्रुवीय राष्ट्रों की अगुवाई में जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला हुआ था। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा जो कि अब म्यांमार है, तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध पर, या इसमें कहें कि इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धन हानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को सिर्फ दहलाया था, लेकिन दूसरा जो विश्व युद्ध था, इसने बहुत ज्यादा नुकसान किया, बहुत ज्यादा विध्वंस किया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को हार स्वीकार करनी पड़ी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था देखा जाए अगर। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। यानी कि शुरुआत जो है द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ से ही कहीं न कहीं शीत युद्ध की हो चुकी थी। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इनका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। कौन कौन महाशक्ति? अमेरिका और सोवियत संघ। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे ये लोग। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा होना शीत युद्ध का बच्चों कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। बात कहने की है। ये कहने में कहा जा सकता है कि परमाणु बम से होने वाले नुकसान को सभी देश सहन नहीं कर सकते हैं। सभी देश क्या, कोई भी देश सहन नहीं कर सकता है। ये एक तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि वो एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकें, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद भी कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव हो जाएगा बच्चों। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध यानी रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। अगर बच्चों पूछा जाए कि रोक और संतुलन
या अवरोध से आप क्या समझते हैं? तो सीधी सी बात है, यहां पर सोवियत संघ और अमेरिका के संदर्भ में यह बात कही गई कि यह तय करना भी असंभव होगा। कहां से? अगर कोई शत्रु अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, किसके द्वारा? परमाणु हथियारों के द्वारा, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच ही जाएंगे। इसी को अवरोध या रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के कारण शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। तो शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, परंतु युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। अन्य शब्दों में शीत युद्ध को विचारधारा का युद्ध भी कहा जा सकता है। सीधी सी सिंपल सी भाषा है कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों वास्तविक युद्ध तो नहीं होता है, सिर्फ विचारधाराओं का युद्ध होता है। हम एक दूसरे के लिए कोई ना कोई कूटनीतिक कार्य करते रहेंगे, उनके लिए कोई ना कोई चीज ऐसी पैदा करते रहेंगे ताकि उनको लगे कि नहीं ये शक्तिशाली है। हम विकास भी करेंगे, हम लोगों को अपने साथ मिलाएंगे। ऐसी जब स्थिति उत्पन्न होती है, यहां पर शक्ति का मतलब यहां पर है कि अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन किसके आधार पर? कूटनीति के आधार पर, धन के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, लेकिन युद्ध नहीं होगा। जब ऐसी स्थिति होती है तब वह शीत युद्ध की स्थिति कहलाती है। शीत युद्ध का तात्पर्य बच्चों यही होता है। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर यदि हम ध्यान दें तो इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वो तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। सोवियत संघ के साथ जो देश थे और अमेरिका के साथ जो देश थे, वह देश इसलिए आए कि वो देश कहीं ना कहीं हथियारों के मामले में, सेना के मामले में कमजोर थे, और इन शक्तिशाली गुटों में शामिल होने का तात्पर्य यही था। आगे आप संधियों में पढ़ेंगे, जो यहाँ पर बीच में इनके समझौते होते हैं, कि यदि इन गुटों की कोई भी किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो वह उस देश के मुखिया के ऊपर आक्रमण माना जाएगा, यानी उस संगठन के ऊपर ही आक्रमण माना जाएगा। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसकारी साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। एक व्यवस्था चलती रही, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। इसी शीत युद्ध के कारण एक नया बिंदु आपके सामने आता है, दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। जो गुटबाजी हुई, जो खेमेबाजी हुई, जो देश इन दोनों देशों से, दोनों महाशक्तियों से मिलते चले गए, तो वहां पर गुट तैयार हो गए और पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया। दो ध्रुव विश्व का प्रारंभ से अगर हम देखें कैसे होता है कि दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने में तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया।
निजी हित का तात्पर्य क्या है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि भारत और पाकिस्तान 47 में आजाद होता है भारत। यहां पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ जुड़ता है। क्यों? जबकि भारत जो है किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होता है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है। ऐसा क्यों? भारत गुट निरपेक्ष गुट में रहता है, जबकि पाकिस्तान अपने निजी हितों को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए अमेरिका के साथ शामिल हो जाता है। तो यहां पर जो बात कही गई कि परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत, परस्पर विरोधी गुट कौन कौन से हैं? जैसे सोवियत संघ और अमेरिका। इन दोनों के अलावा जितने भी छोटे छोटे देश थे जो इनके साथ जुड़े, वो अपने निजी हितों के लिए जुड़े। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला। जैसे पाकिस्तान को अमेरिका ने वायदा किया होगा कि हम भारत से आपकी रक्षा करेंगे। हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गया। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। बच्चों, यहां पर आप एक चित्र देख रहे होंगे, मैप आपके नीचे बना हुआ है। पीले कलर में नाटो सदस्य हैं, रेड कलर में वार्सा पैक्ट सदस्य हैं, हरे कलर में अन्य कम्युनिस्ट देश हैं, और जो हल्का ग्रे कलर है इसमें बाकी अन्य देश आपके बच्चों बचे हुए हैं हमारे। आप देख सकते हैं नाटो का तात्पर्य यहां पर है अमेरिका से, वार्सा पैक्ट का तात्पर्य यहां पर है सोवियत संघ से। यहां पर देखिए एक बिंदु लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी गुट से कम 3 देशों की पहचान करें। पहला बिंदु जो है, तो जैसे मान लो यहां सोवियत संघ है, पोलैंड है, रोमानिया है, हंगरी है, जर्मनी है पूर्वी। आप कह सकते हैं कि ये देश थे। अगर हम नाटो वाले देखें अमेरिका के साथ में स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये इनके गुट हो गए। इटली है, ये सभी नाटो यानी अमेरिका के साथ वाले देश थे। दूसरा कहा गया कि अध्याय 4 में दिए गए यूरोपीय संघ के मानचित्र को देखें और उन 4 देशों को पहचानें जो पहले वार्सा संधि के सदस्य थे और अब यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। यह भी आपको मिल जाएगा यहीं पर। इसी मानचित्र की तुलना यूरोपीय संघ के मानचित्र अथवा विश्व के मानचित्र से करें। इस तुलना के बाद क्या आप 3 ऐसे नए देशों की पहचान कर सकते हैं जो शीत युद्ध के बाद अस्तित्व में आए, यानी 1991 के बाद अस्तित्व में आए। आगे पढ़ते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। पश्चिमी गठबंधन का तात्पर्य है अमेरिका के साथ जुड़े हुए देश यानी नाटो सदस्य। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना गया। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। जिस तरह पश्चिमी की अगुवाई अमेरिका ने की, तो पूर्वी की अगुवाई किसने की बच्चों? सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना 1955 में हुई। किसकी? वार्सा संधि के लिए देखा जाए। और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप से मुकाबला करना। यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले किस गुट की शुरुआत होती है? नाटो की। 1949 यहां पर गठबंधन शामिल होता है 1949 में। इसके सामने एक संगठन और आता है जो कि सोवियत संघ के द्वारा खड़ा किया जाता है,
1955। ये है वारसा संधि, या इसी को आप वारसा पैक्ट के नाम से भी बच्चों हम लोग जानते हैं। शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पहाड़ी है, आप अगर चित्र में देखेंगे ये आपका जो है पूर्वी यूरोप पूरा आता है और इधर का पूरा पश्चिमी यूरोप हो जाएगा। ये पश्चिमी यूरोप है आपका और ये पूर्वी यूरोप है। यहाँ पर ये जो आपकी ये भाग है, ये जो भाग है ये पूर्वी यूरोप है और ये आपका पश्चिमी यूरोप आता है बच्चों। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया और यहाँ पर इन संगठनों को या इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा गया। इसके जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन का तात्पर्य बच्चों जैसे ब्रिटेन भारत में शासन कर रहा था तो भारत क्या था, उपनिवेश। औपनिवेशिक शासन किसका चल रहा था, इंग्लैंड का। ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए, यानी जहां जहां औपनिवेशिक शासन चल रहा था वो देश धीरे धीरे मुक्त होना प्रारंभ हो गए क्योंकि ये दोनों गुट आपस में लगे हुए थे और ये गुटबाजी भी चल रही थी। 9 स्वतंत्र देशों की चिंता हुई कि कहीं वो अपनी इस आजादी को पाने के साथ खो ना बैठे। जो स्वतंत्र हो रहे थे तो उन्हें ये भी लगा कि कहीं ये फिर ना खो जाए। जैसे आप यहाँ पर एक देख रहे हैं मैप में कि यहाँ पर पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया में वो देश बच्चों आ रहे हैं जो बाद में धीरे धीरे आजाद हुए।